सेठ हिस्ट्री अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और आज अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान के ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों को बोला जाता है कि गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासक के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके में के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों में बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उड़ीसा में डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश में विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधि में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों पर ऊपरी हिस्से काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। इसके बाद वे घास फूस जलने पर पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपण की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी है। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पर्वतीय जंगल पट्टियों में रहते थे। पड़ती का मतलब यहाँ दिया होगा कहीं, पड़ती। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। इस आदिवासी समूहों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इस तरीके से घुमंतू कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं की शिकार करते और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपने काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय इस तरह की एक समुदाय थी। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। साल एक पेड़ होता है। महुआ एक फूल जैसा जिसे खाया जाता है। शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है महुआ का। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही है।
इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएगी। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती है तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते हैं। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन्य उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतानों और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके देखिए। केरल में है माला और इरुलर। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में कोया, बंजारा और गोंड जनजाति। आंध्र प्रदेश में बंजारा जनजाति पाई जाती है। आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में देखिए राठवा, वान गुज्जर्स पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में और सहारिया जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है। भोटिया जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। गुड्डी और वन गुज्जर पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बैगा, बंजारा और गोंड जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में बैगास, मारिया और गोंड जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में पराजा, बोंडा, कंढा, कोया, सरोआ, खोंड जनजाति उड़ीसा में भी पाई जाती है। संथाल, मुंडा, उराव ये जनजाति आपको ये झारखंड में पाई जाती है। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड में। निसी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अपाटनी निसी जिसे बोला जाता है। रियांग जनजाति जो कि त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र में पाई जाती है। हजंग। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ से लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास जमी होती थी तो वहाँ दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेडिये थे और कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाज में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द और औरत के बीच काम के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी
वेरियर एल्विन ने 1930 से और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत और बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों को बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे ठूकों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस से फंदी का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गान और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवर की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रहण ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवरों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्वियन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन खोन्स वेरियर एल्वियन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। ईंधन की लकड़ी ले जाती संथाल लड़की। बिहार 1946 में बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी मां के साथ जंगल में जाते हैं। बैगा औरतों और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई दे रहा है? क्रम उनके कामों में क्या फर्क था? कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते हुए हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्य उन मूल निवासियों का वंशज माने जाते थे जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन में साफ किया। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। बेवर क्या होते हैं? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था बेवर। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखिए ये बदलाव क्यों आए थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उसके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों में नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय
शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू पूर्वोत्तर में निसी आदिवासियों का एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। ये देखिए घर बना है। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो वहाँ भटकते रहते और एक जगह से एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए गए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। इस झूम किस काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने ही दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू की छूट दे दी गई। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। वन कानून और उसके प्रभाव। जैसा पहले चित्र देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में धान की खेती में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच के फर्क को देखें। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर्स क्या होते हैं? स्लीपर्स लकड़ी का एक क्षैतिज तख्त है जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, उन्हीं को स्लीपर्स कहते हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने भी इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों को रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिसमें इस बात का शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है।
जमींदार बैठा गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। वेयर एल्विन एवं समरॉल हिलावे सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार किया और उन्हीं तौर तरीकों के चलते उन्हें जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। 1906 में संगमा द्वारा असम और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विरोध था। गोधरा औरतें बुनाई करती हुई। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासी को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चटाई बुनाई। एक हजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। बिहार के कोयला खनिक। 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना बल्कि यह खतरनाक था, वह अक्सर सचमुच जान ले सकते थे। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों के काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। इन लोगों को ठेकेदार मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी में 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों में बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1931 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1918 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। गतिविधियां। पता लगाई कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए या नहीं। पता लगाया कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के कारण क्या होते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय
अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोरा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता का काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जहां मुंडा और दिकुओं के उत्पीड़न पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्होंने मशीनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां उन्होंने यही सुना कि समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी रख रखाव आदतें छोड़ दे। तो ऐसे भी हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उनमें से वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं के आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने पर विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छी जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों वैष्णव क्या होते? विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। लहू लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोल्हू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बरबराता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। बिरसा मुंडा एंड हिज के.एस. सिंह द्वारा। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन को राजनीतिक उद्देश्यों के बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं को सारी समस्याओं को कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सशक्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल का जुर्माना सुनाई सजा। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन में जुट गए और गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दिकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किया और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा,
इसने एक बार फिर जता दिया था कि अन्य विरोध करने वाले औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया।